हेलो एवरीवन, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर मैं दीप्ति सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। तो बेटा, आज हम लोग मैथ्स का जो पेपर हुआ है उसके आंसर के बारे में चर्चा करेंगे। आज मैं इस सवाल को थोड़ा शॉर्ट तरीके से लगाने का प्रयास करूंगी, यानी हमें सिर्फ और सिर्फ आंसर मिलाना है। अगर आप चाहते हैं कि इन प्रश्नों का, यानी ये जो पेपर हुआ है इसका मैं आपको डिटेल वीडियो दूं, यानी एक एक सवाल आपको अच्छे तरीके से समझाऊं और बताऊं, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। मैं ये इस सवाल का बड़ा वीडियो, यानी इस क्लास का बड़ा वीडियो लेकर आपके बीच जरूर उपस्थित होंगी। तो चलिए बिना देर किए हुए हम अपने आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का ये रहा पहला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 7 है, x वाई बराबर 10 है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बताइए। अब आज आप इसको हीट एंड ट्रायल मेथड से भी लगा सकते हैं और a प्लस बी का होल स्क्वायर करके भी लगा सकते हैं। तो हीट एंड ट्रायल से अगर लगाएंगे तो यहाँ से x बराबर 5 और y बराबर 2 रख कर देखिए, तो यहाँ से देखिए 5 और 2 7 हो गया, और यहाँ से 5 गुणा 2 करेंगे तो यहाँ से 5 दुना के 10 आ गया। अब ठीक वैसे ही x स्क्वायर और y स्क्वायर का मान पूछा है, तो x स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से 5 बचे 25 हो गया, और प्लस 2 दुना के 4, तो यहाँ से देखिए 25 4 29, यानी 29 हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप लोग इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर से लगाएं, a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो यहाँ से देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब यहाँ से x प्लस वाई का मान 7 दिया हुआ है, बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 गुणा एक्स वाई का मान 10 दिया हुआ है। अब यहाँ से देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा, यहाँ से 7 सते 49 हो गया, और माइनस 10 दूना 20 का हम लोग पक्षांतर करेंगे तो 49 में से 20 निकालेंगे, यहाँ से 9, यहाँ से 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान हमारे पास निकल कर कितना आ गया 29, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 पर। अब 2 देखिए, 2 क्या कह रहा है? 2 कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, उनका म सा 8 है, तो उनका ल सा बताइए। अब मैंने आपको बताया है कि अनुपात में जब हम लोग म सा का गुणा कर देते हैं तो वो हमारी एग्जैक्ट संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे अगर हमें पहली संख्या निकालनी हो तो पहली संख्या में, यानी अनुपात क्या है, पहली संख्या का अनुपात 2 है, दूसरी संख्या का 3 है, यानी इस संख्या में म सा का गुणा कर देंगे तो 2 गुणा 8 बराबर 16 आ गया, और दूसरी संख्या हमारे पास निकल कर आ गई 3 गुणा के 8, यानी 8 तिरा के 24। तो पहली संख्या 16 आई, दूसरी संख्या 24 आई। अब आपको फॉर्मूला पता है, ल सा गुणा म सा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो ल सा हमें निकालना है, तो ल सा गुणा म सा 8 दिया हुआ है, पहली संख्या 16 है गुणा दूसरी संख्या 24 है। अब यहाँ से ल सा बराबर आ जाएगा, ये हो गया 16 गुणा के 24 बटा 8, यहाँ से 8 तिया के 24, 16 तिया के 48, यानी ल सा हमारे पास निकल कर कितना आ गया 48। 48 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब 3 देखिए, 3 क्या कह रहा है? वह धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसमें 3 जोड़ने पर उसके घनमूल का मान प्राप्त होता है, और जब इस परिणाम का पुनः घन किया जाता है तो प्राप्त नया मान मूल संख्या से 513 अधिक होता है। अब यहाँ से क्या करेंगे? अब यहाँ से हम लोग ऑप्शन ले रहे हैं, तो इसका आंसर आएगा 216। 216 कैसे आएगा? अब यहाँ से देखिए 216 का हम घनमूल निकाल रहे हैं, तो 216 का घनमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। अब कह रहा है कि मूल संख्या में 513, यानी नया मान जो प्राप्त हो रहा है वह मूल संख्या से 513 अधिक है, तो हमारी मूल संख्या कितनी है? 216। अब यहाँ से 216 है, उसमें 513 अधिक है, यानी 513 जब जोड़ देंगे तो यहाँ से 729 आ जाएगा इसका मान। अब 729 का जब हम लोग घनमूल निकालेंगे तो 729 9 का घनमूल है, और यहाँ देखिए कह रहा है कि जिसमें 3 जोड़ने पर, तो यहाँ देखिए जो पहला मान है उसमें आप लोग +3 करेंगे तो ये दूसरा मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यानी पहले मान का जो घनमूल है पहली मूल संख्या का, वह दूसरी मूल संख्या के घनमूल से 3 अधिक है। यही हमसे प्रश्न में कह रहा है कि 3 जोड़ने पर घनमूल का मान प्राप्त होता है, यानी वह संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 216। तो तीसरे प्रश्न का ऑप्शन सी जवाब हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। 4 कह रहा है कि ईंधन की खपत तय की गई दूरी के सीधे समानुपाती होती है। यदि कोई वाहन 540 किलोमीटर की दूरी तय करने में 9 लीटर ईंधन का उपयोग करता है तो 840 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना ईंधन लगेगा।
अब यहाँ से देखिए कि 9 लीटर ईंधन, यानी 9 लीटर ईंधन वो खत्म करता है 540 किलोमीटर चलने में। तो 1 लीटर ईंधन खत्म करने में कितना किलोमीटर वो चलेगा? तो 540 में 9 से भाग कर देंगे, 9 छक्के 54, यानी 1 लीटर में वो 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अब वापस क्या कह रहा है? अब वापस कह रहा है कि 840 किलोमीटर, यानी 60 किलोमीटर में वह 1 लीटर ईंधन खत्म किया। तो 840 किलोमीटर में वह पूछ रहा है कि कितना ईंधन लेगा। तो 840 में, यानी 840 में 60 से भाग कर देंगे, तो ये कट गए, यहाँ से आए 6 कर्नम 6 और 2 बचा 6 चौके 24, यानी 14 लीटर ईंधन वो खत्म करेगा 840 किलोमीटर का सफर तय करने में। तो 14 लीटर, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 पर कह रहा है कि कौन सा कथन सदैव सत्य है। अब इसमें देखिए, आप लोग यहाँ से एक चार्ट देखिएगा, यहाँ से देखिए ये एक वास्तविक संख्या है और यहाँ से काल्पनिक संख्या। संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, वास्तविक और काल्पनिक। अब वास्तविक संख्या की 2 संतानें हैं, एक है परिमेय और दूसरी है अपरिमेय। अब परिमेय में आता है पूर्णांक, परिमेय के अंतर्गत आता है पूर्णांक, और पूर्णांक की भी 2 संतानें हैं। कौन सी? एक है प्राकृतिक संख्या और एक है पूर्ण संख्या। और प्राकृतिक में 4 आती हैं, सम, विषम, भाज्य और अभाज्य। सम, विषम, भाज्य और अभाज्य। अब यहाँ से देखिए कौन सा कथन सत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती, बल्कि प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है। यानी ये ऑप्शन ए तो गलत हो गया। प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या, देखिए अभी मैंने वही आपको बताया ना कि प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या अपरिमेय में होती है, तो अपरिमेय नहीं, प्राकृतिक संख्या तो परिमेय परिवार से आती है। और प्रत्येक परिमेय संख्या प्राकृतिक होती है, नहीं, प्रत्येक प्राकृतिक परिमेय होती है। प्रत्येक परिमेय प्राकृतिक नहीं होगी, प्रत्येक प्राकृतिक जो है परिमेय होगी। तो इसका ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 पर 6 कह रहा है कि यदि x + y = 5, x² + y² = 13, तो x y का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें आप लोग हीट एंड ट्रायल लगाइएगा। x = 2 रखिए और y = 3 रख दीजिए। तो यहाँ से देखिए 2 + 3 ये 5 हो गया। अब यहाँ से ये 2 का स्क्वायर बना प्लस 3 का स्क्वायर बना, तो 2 दूना 4 और 3 तिया 9, 9 4 कितना हो गया? 13। तो x और y का मान पूछ रहा है, तो x = 2, y = 3। 2 और 3 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में। अब इसका ऑप्शन 3 और 2 भी दे सकता है, तो 3 और 2 देगा तो भी वो ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 पर। अब 7 वाला देखिए, 7 कह रहा है 27 की पावर x/3 = 9। 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? घात के ऊपर घात हो तो घात का आपस में गुणा हो जाता है, गुणा x/3 हो जाएगा, बराबर 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2। अब यहाँ से 3 से 3 कटा, बचा कितना? 3 की पावर x = 3 की पावर 2। घात की तुलना कर देंगे तो x बराबर हमारे पास निकल कर आ गया 2। तो 2 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 पर। 8 क्या कह रहा है? यदि कोई संख्या 200 से बढ़कर 266 हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? अब ये सवाल देखिए, कोई संख्या है वह 200 से बढ़कर कितनी हो रही है? 266 हो रही है, यानी इसमें वृद्धि कितने की हो रही है? तो 66 की वृद्धि हो रही है। 200 से बढ़कर संख्या 266 हो रही है, यानी वृद्धि कितनी की हो रही है? 66 की हो रही है। अब हमसे परसेंटेज वृद्धि पूछा है, तो परसेंट वृद्धि कैसे निकालेंगे? हर में वो संख्या लिखते हैं जितने की वृद्धि हुई है, तो 66 की वृद्धि हुई है, किसके सापेक्ष हुई है? 200 के सापेक्ष हुई है, तो 200 हर में रखेंगे, गुणा 100 से गुणा कर देते हैं, तो 0 से 0 कटा। अब यहाँ से 2 तिया के 6, 2 तिया के 6, यानी परसेंट वृद्धि हमारे पास निकल कर कितनी आ गई? 33%। तो 33% किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 पर।
अब यहाँ से देखिए, मैं आपको ये सब प्रश्न जल्दी जल्दी करके बता रही हूँ, क्योंकि बेटा हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ आंसर से मतलब है। आप लोग अगर चाहते हैं कि ये सवाल सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊं, तो वो चीज़ आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट आपका अगर आएगा तो मैं इसका डिटेल लेकर आपके बीच जरूर उपस्थित होंगी। तो 9 कह रहा है कि यदि यम और यन द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 बराबर 0 के मूल हैं, तो यम क्यूब प्लस यन क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से मूल का योग बराबर क्या होता है, मूल हमारे पास क्या है, यम प्लस यन, तो मूल का योग बराबर होता है -b/a। और द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, इसका मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो अब यहाँ से देखिए, यम प्लस यन बराबर अगर हमें निकालना हो, यम प्लस यन बराबर, तो यहाँ से माइनस बी हमारे पास कितना है, -11, तो -b-11 यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 11 हो जाएगा। और a का मान यहाँ a देखिए, x का गुणांक 1 है, यानी इसका मान 1 आ जाएगा। कहने का मतलब यम प्लस यन बराबर हमारे पास कितना आ गया, 11 आ गया। अब मूलों का गुणनफल यानी यम इंटू यन अगर हम लोग निकालें, तो मूलों का गुणनफल आता है c/a। तो c का मान यहाँ देखिए, c का गुणांक कितना है, 24 है, और a का गुणांक कितना है, 1 है। यानी यम यन की वैल्यू हमारे पास निकल कर कितनी आ गई, 24। अब यहाँ से यम क्यूब प्लस यन क्यूब का मान पूछा है, तो यहाँ देखिए यम प्लस यन का होल क्यूब बराबर क्या होता है, यम क्यूब प्लस यन क्यूब प्लस 3 यन और यम प्लस यन, यही हमारा फॉर्मूला होता है ना, यम प्लस यन का होल क्यूब बराबर। तो यम प्लस यन हमारे पास निकल कर आया है 11 का क्यूब बराबर यम क्यूब प्लस यन क्यूब, ये हमें निकालना है, प्लस 3 गुणा हो जाएगा, यम यन का मान आया है 24 और गुणा यम प्लस यन आया है 11। अब यहाँ से 11 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 1331 बराबर यम क्यूब प्लस यन क्यूब प्लस, अब 3 गुणा 24 और गुणा 11 करेंगे तो कितना आएगा, 792 आएगा। आप लोग गुणा करके देखिएगा, तो यहाँ से यम क्यूब प्लस यन क्यूब बराबर कितना आ गया, ये 1331 में से 792 घटाएंगे तो कितना आएगा, 539 आएगा। तो 539 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 10 पर। 10 क्या कह रहा है, 10 कह रहा है कि दो समांतर रेखाओं को एक ट्रांसवर्सल रेखा काटती है, सह अंतःकोणों का अनुपात 1:3 है, तो छोटे कोण का मान ज्ञात कीजिए। दो समांतर रेखाएं, यानी ये दो समांतर रेखाएं हैं, एक ट्रांसवर्सल यानी ये एक तिर्यक रेखा काटती है। अब क्या कह रहा है कि इसके अंतःकोणों का अनुपात 1:3 है, यानी ये जो रेखा काटती है इसका ये वाला कोण और ये वाला कोण, यानी ये अगर यक्स होगा तो ये 3x होगा। यही हमें प्रश्न में कह रहा है कि ना, इसका अनुपात 1:3 है, अगर ये यक्स है तो ये 3x है। जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही तरफ के बने कोण, यानी जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये और ये यानी एक ही तरफ के बने कोण का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस 3x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 180 अंश। दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो एक ही तरफ का कोण जो बनेगा वो 180 अंश के योग, उसका योग जो है 180 अंश होता है। तो 3x 4x बराबर 180 होगा, यानी x बराबर हमारे पास कितना आ गया, यहाँ से देखिए 4 चौक के 16, 2 4 पंचे 20, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 45 अंश। तो x की वैल्यू 45 अंश है, तो यानी छोटा कोण हमसे पूछा है। अब बड़ा कोण 3 गुणा x है, तो 3 गुणा 45 करेंगे तो 135 अंश आएगा। हमसे छोटा कोण पूछा है तो छोटा कोण हो जाएगा 45 अंश, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 11 पर चलते हैं। अब 11 देखिए, 11 है कि यदि y प्लस 1/y बराबर 5 है तो y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 5 बराबर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से आप सभी को पता होगा कि y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर बराबर क्या होता है, y प्लस 1/y बराबर जो होता है उसका स्क्वायर करेंगे और -2 कर देंगे, तो यहाँ से 5 × 5 = 25 होगा, -2 यानी 23 आया। तो y प्लस 1/y का मान आ गया हमारे पास 23, और यहाँ देखिए दिया है y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 5, तो y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर का मान आया है 23, और आगे प्लस 5 है तो प्लस 5 कर देंगे, 5 3 8, यानी कितना आ गया हमारे पास 28। तो 28 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में।
ये सब सवाल बेटा मैं जल्दी जल्दी करवा रही हूँ क्योंकि आप सिर्फ आंसर अभी मिलाइए और बाकी जिसका पेपर आगे है उसके लिए भी थोड़ा सा अच्छा होगा। इसका डिटेल अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है कि यदि 2x² प्लस ax प्लस 3 दूसरे ब्रैकेट में है माइनस x² माइनस 4x प्लस 1 को सरल करने पर दो असमान पद हो तो a ज्ञात करें। अब यहाँ से भी अगर हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करें तो यहाँ से देखिए अगर a बराबर -4 रख दें तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 2x²। अब यहाँ a बराबर -4 रखेंगे तो ये -4x हो जाएगा और प्लस 3 माइनस, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस चिन्ह है यानी ब्रैकेट के अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे तो x² प्लस 4x माइनस 1, 4x से 4x कट गया, बचा कितना 2x² में से 1x² निकालेंगे x² और यहाँ से 3 में से 1 निकालेंगे तो -2, सॉरी यहाँ 3 प्लस में है तो यहाँ से x² और यहाँ से प्लस 2। अब यहाँ देखिए दो असमान पद आ गया कि नहीं आ गया, एक x² आया दूसरा 2 आया यानी दो असमान पद आ गए तो a बराबर हमारा कितना आ गया -4 यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 13 पर चलते हैं। अब 13 क्या कह रहा है, 13 कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करे जो 16, 18 और 32 से विभाज्य हो। अब कुछ करना है नहीं, 16, 18 और 32 का लसा निकाल लीजिए तो 16, 18, 32 का लसा हमारे पास कितना आएगा 288 यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 16, 18 और 32 इसका जब आप लोग एलसीएम निकालेंगे तो 2 8 16, 2 9 18, 16 दूना के 32, 2 चौके 8, 9 नहीं कटेगा, 2 8 16, 2 दूना 4, 9 2 चौके 8, 2 1 2, 2 दूना 4, ये 9 नहीं कटेगा, वापस से 2 1 2, फिर 3 से काटेंगे तो 3 तिया के 9 और 3 खुद से कटेगा एक बार में। देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 और 32 गुणा 3 तिया के 9, तो यहाँ देखिए 9 दूना के 18, 1 9 तिया 27, 1 28, हमारा आंसर आ गया 288। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 14, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृत संख्या नहीं है, तो ये तो 0 ही है क्योंकि 0 हमारी प्राकृत संख्या नहीं है। 1, 25 और 1000 प्राकृत संख्या है, 0 हमारी पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, परिमेय है, ये सभी हमारी 0 है। तो इस 14 प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि एक गेंदबाज ने विकेट लिए हैं 0 3 2 1 5 3 4 5 5 2 2 0 0 1 2। इसमें पूछ रहा है कि इसमें बहुलक बताइए। तो बहुलक क्या होता है, बहुलक वो होता है जो सबसे अधिक बार आए। तो इसमें सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आई है, 2 आई है यानी हमारा आंसर हो जाएगा 2। यहाँ देखिए 1 2 3 4 बार 2 आया है, 1 2 बार 3 आया है, 1 2 3 बार 5 आया है यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी संख्या आई है, 2 आई है। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 2। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 पर। 16 कह रहा है यदि डेटा का माध्य 11 है तो जेड ज्ञात कीजिए। 3 21 10 7 6 9 जेड प्लस 6 15 और 20। तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या। तो माध्य हमारे पास 11 है बराबर पदों का योग, इन सब को आप लोग जोड़िएगा, मैं जोड़ चुकी हूँ। तो हमारे पास कितना आएगा 97 प्लस जेड और बटा पद कितने हैं 9 है। तो यहाँ से 11 9 के 99 हो जाएगा बराबर 97 प्लस जेड। तो जेड बराबर हो जाएगा 99 में से 97 माइनस करेंगे आएगा कितना 2। तो 2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 पर। 17 क्या कह रहा है, 17 कह रहा है कि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अब 17 क्या कह रहा है, 17 कह रहा है कि जैसे ये कोई हमारा वृत्त है, इस पर कोई स्पर्श रेखा है और यहाँ से बिंदु O है, ये हमारी त्रिज्या होगी। बिंदु से वृत्त की परिधि तक की दूरी हमारी क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो वही हमसे पूछ रहा है कि स्पर्श बिंदु और त्रिज्या यानी स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच जो कोण बनेगा वो कितने अंश का होगा, तो वो 90 डिग्री का होता है। त्रिज्या जो है वो हमेशा स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो लंब होने का मतलब कि वो समकोण बनाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 90 अंश। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 पर। 18 क्या कह रहा है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 और x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 2 है तो x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 प्लस जेड पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। अब इसको भी हीट एंड ट्रायल से आप लोग लगाइएगा। x बराबर 1 रखिएगा,
x बराबर 1, y बराबर -1 और z बराबर 0 रख कर देखिएगा तो यहाँ से देखिए ये 1 -1 0, तो 1 से -1 कट गया, आ गया 0। यहाँ से 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो 1 1 हो गया 2 और 0 का मतलब कुछ नहीं, यानी 2 बराबर 2। हमसे प्रश्न में पूछा है x पावर 4 प्लस y पावर 4 प्लस z पावर 4। अब यहाँ से देखिए 1 की पावर 4 प्लस यहाँ से -1 की पावर 4 प्लस 0 की पावर 4। अब यहाँ से देखिए इसका मान 1 आ गया, प्लस ये इसके घात में सम संख्या यानी इसका मान भी 1 आ जाएगा 0, यानी इसका आंसर कितना आ गया 2 आ गया। तो 2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए बी, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 19वें नंबर पर चलते हैं। 19वां क्या कह रहा है, 19 कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज में परिधि त्रिज्या और अंतः त्रिज्या का अंतर 3 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे अब यहाँ से देखिए, जैसे ये कोई समबाहु त्रिभुज है, अब इसके बाहर का जो वृत्त है और इसके अंदर का जो वृत्त है, यही कह रहा है ना, ये हमारी 3 है तो ये हमारा 6 है। अंतर कितना है 3 सेंटीमीटर, यानी अगर ये छोटी वाली 3 है तो बड़ी वाली 6 सेंटीमीटर होगी। तो आप सभी को पता है कि समबाहु त्रिभुज की जो परित्रिज्या होती है और अंतः त्रिज्या का अनुपात 2:1 होता है, यानी अंतः त्रिज्या का और परित्रिज्या का अनुपात 1:2 होता है। अगर हम लोग अंतः त्रिज्या स्मॉल आर मान लें और परित्रिज्या कैपिटल आर मान लें तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा 1:2। ये होता है समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या का अनुपात। तो अब यहाँ से देखिए 1 और 2 में अंतर कितने का है, 1 का अंतर है। कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। और हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि 3 सेंटीमीटर का अंतर है, यानी 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। यहाँ से देखिए इन दोनों त्रिज्याओं के अनुपात में अंतर 1 का है और हमें प्रश्न में 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी यह 1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो अब अंतः त्रिज्या r बराबर क्या होता है, भुजा यानी a/2 करड़ी में 3, यह स्मॉल r बराबर होता है। तो स्मॉल r हमारे पास कितना है 3 है, ये 3 है, तो 3 बराबर हो जाएगा a/2 करड़ी में 3, यानी a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 3 के 6 करड़ी में 3। अब यहाँ से देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है करड़ी में 3/4 और गुणा भुजा का वर्ग। तो करड़ी में 3/4 हो गया गुणे भुजा का वर्ग। भुजा का वर्ग मतलब यही 6 करड़ी में 3 का वर्ग। अब यहाँ से देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से करड़ी में 3/4 गुणा, यहाँ से देखिए 6 का वर्ग 36 और गुणा, यहाँ 6 का वर्ग 36 और गुणा रूट में 3 है तो स्क्वायर से रूट कटेगा, बचेगा कितना 3। अब 4 9 के 36, यहाँ से 9 3 के 27 हो गया, 27 करड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 27 करड़ी में 3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा बेटा मैं जल्दी चल रही हूँ, आप लोग बहुत ज़्यादा बुरा मत मानिएगा, क्योंकि अभी मैं सिर्फ आंसर पर फोकस कर रही हूँ। यानी जो बच्चे पेपर दे चुके हैं वो अपनी आंसर शीट मिला लें, पेपर मिला लें, और जो बच्चे आगे देने वाले हैं उनके लिए भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है, 20 कह रहा है कि स्पर्श रेखा और जीवा के बीच का कोण 40 डिग्री है, विपरीत खंड में कोण ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से देखिए ये फिगर आया था पेपर में, इसमें फिगर बना नहीं है। ये एक वृत्त है, इस पर स्पर्श रेखा है और यहाँ से एक त्रिभुज बना था जो स्पर्श रेखा को टच कर रहा था, और यहाँ से ये ए बी और सी पॉइंट था। ये कोण हमें 40 अंश दिया हुआ है, ये कोण 40 अंश दिया हुआ है। इसके विपरीत खंड में कोण यानी कोण ए हमसे पूछ रहा है। तो स्पर्श रेखा और जीवा के बीच, यानी ये अगर जीवा है और ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, सभी जीवा है, तो स्पर्श रेखा से, यानी स्पर्श रेखा और ये जीवा अगर हम लोग ले लें तो जीवा और स्पर्श रेखा के बीच का कोण जो होता है वह उसके विपरीत कोण के बराबर होता है। यानी ये वाला कोण सी और कोण ए ये आपस में बराबर होगा। स्पर्श रेखा और जीवा के बीच का कोण जो होता है वो उसके विपरीत वाले कोण के बराबर होता है। यानी अगर कोण सी 40 अंश है तो कोण ए भी 40 अंश होगा। तो यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 21 पर। 21 क्या कह रहा है, 21 कह रहा है कि बिंदु P रेखाखंड ए
जो है 2 4 और B 8 16 है को जोड़ने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है। तो P के निर्देशांक हमसे पूछ रहा है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड किसी विशेष अनुपात में काटते हैं, जब दो बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड किसी विशेष अनुपात में काटते हैं, तो जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे अगर A वाला बिंदु x1 y1 है और B वाला है B वाला क्या है, B वाला है x2 y2 है, और इन दोनों का जो ये मान है, ये मान लीजिए यम अनुपात यन है, इनका अनुपात जो है वो यन अनुपात यन है, तब P निर्देशांक क्या बनाएगा, यहाँ से बनाएगा यम1 x2 प्लस यन x1 बटे यम प्लस यन, ये पहला बनाएगा, और कॉमा दूसरा आएगा यम y2 प्लस यन y1 और बटा यम प्लस यन। तो अब बस कुछ करना है नहीं, यहाँ से मान रख दीजिए। तो यहाँ से यम की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ देखिए यम 1 है यन 2 है, यहाँ लिख ले रही हूँ मैं, यम 1 है यन 2 है, और x1 यहाँ से कितना है 2 है, और y1 कितना है 8 है, और यहाँ से x2 हमारे पास 4 है, सॉरी हाँ 4 है, और y2 हमारे पास कितना है mx2, नहीं यहाँ से देखिए ये 2 है, ये 4 है, और यहाँ से ये 8 है, ये 16 है। तो अब यहाँ से यम 1 है गुणा x2 हमारे पास कितना है, x2 हमारे पास कितना है 8 है, और प्लस यन 2 है गुणा x1 हमारे पास कितना है 2 है, बटा 1 प्लस 2 हो जाएगा। और दूसरा कितना आएगा, यम 1 है गुणा y2 हमारे पास कितना है 16 है, प्लस यन 2 है गुणा y1 कितना है 4 है, y1 कितना है 4 है, और बटा 1 प्लस 2 यम प्लस यन है। अब यहाँ से देखिए 8 एकन्नम 8 हो गया, और प्लस 2 दूना के 4, तो 8 4 कितना आ गया 12 बटा 2 1 3, यहाँ से 16 एकन्नम 16 और 4 दूना के 8, 16 8 कितना हो गया 24 बटा 3। तो अब यहाँ से P निर्देशांक कितना आ गया, 3 चौके 12 4 और 3 अठे 24, यानी P निर्देशांक हमारे पास आ गया 4 और 8, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 22 पर। 22 क्या कह रहा है, 22 कह रहा है कि यदि P प्लस क्यू बराबर 4 है, P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 10 है, तो P पावर 4 प्लस क्यू पावर 4 माइनस P स्क्वायर क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अब इसको भी आप लोग हीट एंड ट्रायल से लगाइएगा। यहाँ P बराबर 1 रखिए, Q बराबर 3 रखिए, तो यहाँ से 1 प्लस 3 बराबर 4, ये भी हो गया। यहाँ से P का मान 1 है, तो 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 1 10, ये भी 10 के बराबर है। अब यहाँ P का मान 1 की पावर 4 है, प्लस Q का मान 3 की पावर 4 माइनस 2 गुणा P का मान 1 है गुणा 3 Q का मान 3 है। तो यहाँ से 1 प्लस 3 3 9 3 27 3 81 माइनस 3 3 9 9 दूना के 18। अब यहाँ से देखिए कितना आ गया 18, यहाँ से 81 1 82 आ गया, यहाँ से ये 82 माइनस 18, तो 82 में से जब 18 निकालेंगे तो कितना आएगा 64 आएगा। तो 64 किस ऑप्शन में है, यहाँ देखिए 64 है, 64 ऑप्शन डी में है, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि x प्लस 2y प्लस 3z और दूसरे ब्रैकेट में है x y 2x माइनस वाई प्लस जेड में असमान पदों की संख्या बताइए। तो कितना आएगा 6 आएगा। 6 कैसे आएगा, अब यहाँ से इन दोनों का आपस में गुणा जब आप लोग करेंगे तो गुणा करने के बाद पद कितने आएंगे, 6 पद आएंगे। चलिए मैं आपको गुणा करके बताती हूँ। सबसे पहले इस x का गुणा इन तीनों पद में करिए, तो यहाँ से जब करेंगे तो ये 2x स्क्वायर आएगा, और x का गुणा माइनस वाई में करेंगे तो माइनस एक्स वाई, और x का गुणा z में करेंगे तो प्लस एक्स जेड। अब यहाँ से 2y का गुणा जो है इन तीनों पद में करिए तो प्लस कितना हो जाएगा 2 दूना के 4xy माइनस 2y स्क्वायर और प्लस 2yz हो जाएगा। अब 3 का गुणा सब में करिए तो 3 दूना के 6xz और माइनस 3yz और प्लस 3z स्क्वायर।
अब यहाँ से देखिए, यहाँ से 2x² माइनस 2y² प्लस 3z², ये तो आ गए, ये तो सब में आएगा, एक यहाँ से और एक यहाँ से, एक यहाँ से। अब यहाँ से देखिए xy यहाँ भी है, xy यहाँ भी है, ये माइनस xy है, ये प्लस 4xy है, तो ये आ जाएगा प्लस 3xy। और यहाँ से देखिए yz यहाँ भी है, yz यहाँ भी है, यानी 3 में से 2 निकलेगा तो एक yz बचेगा। अब यहाँ से xz यहाँ भी है, xz यहाँ भी है, तो 6 1 7 xz हो जाएगा, प्लस 7 xz। अब यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 पद आए कि नहीं आए, तो वही चीज़ पूछ रहा है हमसे कि असमान पदों की संख्या कितनी है, 6 है, यानी प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 पर चलते हैं। 24 कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन की सतहों पर रंगा जाता है और फिर उसे 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है। ऐसे छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनकी 2 सतह रंगी हो। अब जब आप लोग कोई क्यूब वाला एक बॉक्स ले लीजिए या लकड़ी का टुकड़ा ही ले लीजिए, अगर आप उसके सभी पार्ट को रंग देंगे तो उसको जब आप लोग काटेंगे तो किसी का एक पार्ट रंगा हुआ आएगा, किसी का 2 आएगा, किसी का 3 आएगा, कोई ऐसा पार्ट रहेगा जो रंगहीन रहेगा, यानी जिसमें रंग ही ना लगा हो। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यक्स बराबर क्या होगा, यक्स बराबर हो जाएगा बड़े घन की भुजा, तो बड़ा घन कौन सा है, 6 है, बटे छोटे घन की भुजा, छोटा घन कौन सा है, 2 है, यानी यक्स की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई 3। अब आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर एक सतह रंगीन पूछे तो एक सतह रंगीन के लिए फॉर्मूला होगा 6x माइनस 2 का स्क्वायर। अगर 2 सतह रंगीन दिया हुआ है तो 2 सतह में 12 इंटू x माइनस 2 हो जाएगा। और यदि 3 सतह रंगीन पूछा है तो 3 सतह का मान डायरेक्ट 8 आ जाएगा। और अगर रंगीन सतह दिया है यानी रंगहीन सतह का घन पूछ रहा है तो x माइनस 2 का होल क्यूब हो जाएगा। ये सभी फॉर्मूले हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। जब एक सतह पूछे उसके लिए, जब 2 सतह पूछे, जब 3 सतह पूछे और जब रंगहीन सतह पूछे तब x माइनस 2 का होल क्यूब हो जाएगा। तो हमसे प्रश्न में पूछा है कि ठीक 2 सतह रंगी हुई हो, तो 2 सतह के लिए फॉर्मूला क्या बन रहा है, 12 इंटू x माइनस 2। तो x की वैल्यू हमारे पास निकल कर आई है 3 और माइनस 2 हो जाएगा, तो 3 में से 2 जाएगा 1, यानी 12 का गुणा 1 में करेंगे तो 12 आएगा, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 25 पर चलते हैं। 25 क्या कह रहा है, 25 कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 728 जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन जाए जिसका घनमूल मूल संख्या के घनमूल से 2 अधिक है। अब इसका आंसर क्या होगा, 1000। 1000 कैसे होगा, हीट एंड ट्रायल का मेथड लगाइएगा आप लोग। अब यहाँ से देखिए कह रहा है कि मूल संख्या 1000 में 728, ये 728 जोड़ने पर ये कितना आ जाएगा, 1728। अब इसका घनमूल निकाल लेंगे आप लोग तो कितना आएगा, 12 आएगा। अब वापस कह रहा है कि जिसका घनमूल यानी ये जो संख्या प्राप्त होगी इसका घनमूल मूल संख्या के घनमूल से 2 अधिक है। तो मूल संख्या हमारे पास कितनी है, 1000। 1000 का घनमूल जब आप लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो यहाँ देखिए जो नया घनमूल निकला है उससे ये मूल घनमूल 2 अधिक है कि नहीं अधिक है। तो यही हमसे प्रश्न में कह रहा है कि जो घनमूल निकलेगा उससे ये मूल घनमूल जो होगा, मूल संख्या का घनमूल वह 2 अधिक आएगा। तो वो संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 26 पर 26 क्या कह रहा है, 26 कह रहा है कि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 14 मीटर है, इसके चारों ओर यानी बाहर की ओर 7 मीटर चौड़ाई का एक समान पथ बनाया जाता है, पथ का क्षेत्रफल बताना है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से उसके कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये कोई मैदान है और यहाँ इसके चारों तरफ 7 मीटर का जो है पथ यानी रास्ता बनाया गया है, यानी ये दूरी हमारे पास कितनी आ गई, 7 मीटर। ये कोई बिंदु मतलब इस वृत्त का बिंदु है और कह रहा है कि 14 मीटर त्रिज्या है, यानी त्रिज्या की दूरी कितनी है, 14 मीटर। तो अगर ये 14 है तो इस बड़े वाले का अगर हम लोग देखें तो ये 14 है और ये 7 है, तो 14 7 जोड़कर कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब हमें पथ का क्षेत्रफल निकालना है, तो पथ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे,
पथ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, यानी ये जो बड़ा वृत्त है उसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल है तो आर हम लोग कैपिटल आर मान लेते हैं, माइनस कर देंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। इस बड़े वृत्त में से अगर छोटा वृत्त निकाल दें तो ये रास्ता हमें मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, पाई कॉमन कर लेंगे, ये हो गया अब कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो यहाँ से आर पाई हो गया। अब यहाँ से देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना, तो ए स्क्वायर मतलब ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब पाई का मान है 22/7 गुणे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यानी ये कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तो 21 + 14, 21 + 14 जोड़ेंगे कितना आएगा, 35 आएगा, और गुणा 21 - 14 करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। यहाँ से 7 से 7 कट गया, 22 का गुणा 35 में जब आप लोग करेंगे तो कितना आएगा, 770 वर्ग किलोमीटर, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 27 पर। 27 क्या कह रहा है, 27 कह रहा है कि एक रेखा को 20% घटाने पर वह 168 में बदल जाती है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ एक रेखा नहीं है, एक संख्या है। क्या है, एक, यहाँ पर एक रेखा नहीं है, क्या यहाँ क्या है, एक संख्या है। तो एक संख्या को 20% घटाने पर, यानी वह संख्या हम लोग अगर मान ले यक्स है तो संख्या को 20% जब घटा दिया जाता है, यानी हमारी मूल संख्या 100% की होती है, इसमें 20% जब घटाया जा रहा है तो वो 80 हो जाएगा। 80% का मतलब 80/100, यह किसके बराबर हो जाती है, 168 के बराबर हो जाती है। यहाँ से देखिए 0 से 0 कटा, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, यानी यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 168 आएगा, और इसका पक्षांतर करेंगे तो ये 5/4 हो जाएगा। अब यहाँ से यक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखिए 4 चौके 16, 4 दूना के 8 और 5 दूना के 10, 5 चौके 20, 1 21, यानी 210 आ गया। तो मूल संख्या हमारे पास कितनी है, 210 है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 28 पर। 28 क्या कह रहा है, 3 निष्पक्ष सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, कम से कम एक हेड आने की प्राथमिकता नहीं, यहाँ पे प्रायिकता होगी। क्या होगी, प्रायिकता। प्रायिकता क्या है, अब प्रायिकता का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि घटना के घटित होने की प्रायिकता, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर होता है, यहाँ पर ऊपर होता है नंबर ऑफ इवेंट और बटे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, एन यस। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर हम लोग एन यस की वैल्यू निकालें तो एन यस की वैल्यू क्या होती है, फेस की पावर एन। तो फेस कितना है, 2 फेस है, एक सिक्के हेड में 2 फेस है एक सिक्के के, तो यहाँ से कितना आएगा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 हो जाएगा। एन की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो 2 की पावर 3 का मतलब कितना आ गया, 2 दूना 4 दूना के 8, और यहाँ से अगर एन ई निकाले तो एन ई का एक सिक्के में कितने होते हैं, 2 फेस होते हैं ना, तो यही 2 पावर 3 की हूँ। अब एन ई बराबर क्या निकलेगा, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कम से कम एक हेड आने चाहिए, तो एक हेड भी आ सकता है, दोनों सिक्कों में भी हेड आ सकता है और तीनों में भी हेड आ सकता है। तो यहाँ से क्या होगा, ये पहले सिक्के का है और प्लस दूसरे सिक्के का और प्लस तीसरे सिक्के का, तो यहाँ से NC1 बराबर 3 आएगा और NC2 बराबर भी 3 आ जाएगा, NC3 बराबर 1 आएगा, तो 3 3 6 1 7 आ गया। ये NC1 के फॉर्मूले से निकला है। अब यहाँ से देखिए हेड की प्रायिकता क्या होगी, PE बराबर NE की वैल्यू हमारे पास आई है 7 और NS आया है 8, यानी 7/8 ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन 7/8 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 पर चलते हैं। 29 क्या कह रहा है, 29 कह रहा है कि एक वृत्त में चाप परिधि पर स्थित बिंदु का कोण बनाता है। बिंदु और स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, जो बिंदु पर मिलती हैं तो स्पर्श रेखा के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चित्र बना हुआ था। चित्र कैसा बना हुआ है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक वृत्त है, ये कोई वृत्त है और वृत्त में ये बिंदु O है। O से ये 2 जो है त्रिज्याएं खींची हुई हैं और यहाँ से इस वृत्त पर ये स्पर्श रेखा खींची गई हुई है। ये स्पर्श रेखा खींची गई हुई है और
ये अगर हम मान लें ये वृत्त की जीवा है तो यहाँ से वृत्त की परिधि पर भी कोण बना हुआ है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया डी, ये हो गया पी। अब यहाँ से ये वाला कोण हमें प्रश्न में दिया हुआ है 50 अंश। ये प्रश्न में हमें दिया हुआ है, पेपर आप लोग उठाकर देखिएगा, प्रश्न संख्या 29। तो कोण डी हमें 50 अंश दिया हुआ है और यहाँ से हमसे कोण पी की वैल्यू पूछ रहा है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से देखिएगा किसी जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण बना होता है वो वृत्त उसी जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। यानी ये अगर 50 है तो ये हमारा 100 हो जाएगा, 100 अंश। कोई जो है जीवा से जो वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है उसी जीवा से वृत्त की परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। यानी ये 50 है तो ये 100 हो जाएगा। अब आगे क्या होगा कि जब वृत्त के बाह्य बिंदु से, यानी बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची हुई हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि आमने सामने का कोण का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। यानी वृत्त के बाहर यदि कोई बिंदु है और उससे स्पर्श रेखाएं खींची हुई हैं तो उसके आमने सामने के कोणों का योग जो है वो कितना होता है, 180 अंश होता है। कहने का मतलब ये जो कोण ए है, यानी कोण ए ओ बी है और प्लस कोण ए पी बी, ये कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। तो कोण ए हमारे पास ओ 100 अंश है और कोण पी हमें निकालना है बराबर 180। तो कोण पी बराबर हमारे पास कितना आ गया, 80 अंश। इस 180 में से 100 माइनस करेंगे तो 80 अंश। तो कोण पी बराबर कितना आ गया, 80 अंश आ गया। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लास्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है कि एक स्पर्श रेखा वृत्त को ए बिंदु पर स्पर्श करती है। यदि केंद्र ओ केंद्र है, इसका ओ केंद्र है, तो ओ ए और स्पर्श रेखा के बीच का कोण बताइए। हमसे प्रश्न में क्या कह रहा है कि ये कोई वृत्त है, इस पर कोई स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा ए है, ये स्पर्श रेखा ए है और वृत्त का केंद्र ओ है। तो ओ ए, यानी ओ ए और स्पर्श रेखा के बीच का कोण हमसे यही पूछ रहा है। तो आप सभी को पता है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी हमारी त्रिज्या होती है और त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो लंब हमारा समकोण होता है, ये आप सभी को पता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो हम लोग आज 30 प्रश्न को हल किए हैं। 30 प्रश्न में से आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग कितने प्रश्न सही किए हैं, कितने नंबर मिलने की संभावना है। उत्तर की जांच आप लोग जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग 30 में से कितने प्रश्न सही करके आए हैं। तो चलिए बेटा, आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा। मिलती हूँ एक नई क्लास में एक नई जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।